नमस्कार मित्रांनो, मी पत्रकार आणि लेखक जितेंद्र दीक्षित आणि आज मी तुमच्याशी माझा जे पुस्तक आहे व्हॅली ऑफ रेड स्नो याचा मराठी अनुवाद पराग पोद्दार यांनी केलेला आहे आणि मेहता पब्लिशिंग हाऊस यांनी त्याला प्रकाशित केला आहे। तर आज मी तुमच्याशी या पुस्तकाबद्दल बोलणार आहे, पण त्याच्या आधी मी तुमच्याशी माफी मागतो कारण की पुढचा जे संभाषण आहे तो मी तुमच्याशी हिंदीत करणार, कारण की माझी थिंकिंग लँग्वेज जी आहे ती हिंदी आहे, माझी मराठी इतकी फ्लुएंट नाही आणि मी इंग्रजी आणि हिंदीचा लेखक आहे, त्यामुळे मला तुमच्याशी हिंदीमध्ये बोलणं कन्व्हिनियंट पडेल। तर पुढचा संवाद मी तुमच्याशी आता हिंदी में करतो। तो दोस्तों, मेरी ये जो किताब है वैली ऑफ रेड स्नो, ये इस पृष्ठभूमि पर लिखी गई है कि कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो उसके ठीक पहले वहाँ पर क्या कुछ घटनाएं हुई, क्या कुछ वहाँ पर चल रहा था और 370 हटाए जाने के बाद अब कश्मीर क्या शेप ले रहा है, किस तरह के रंग रूप अब कश्मीर में देखने मिल रहे हैं। तो इन तमाम बातों को मैंने अपनी इस किताब में समाहित किया है और बीते 10-11 सालों में, यानी कि 2012 से लेकर 2022 तक कश्मीर में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो लैंडमार्क इवेंट्स हुए हैं, उन्हें मैंने बतौर पत्रकार कश्मीर में ग्राउंड पर जाकर कवर किया है और उन तमाम बातों को वहाँ पर जो भी मेरे अपने अनुभव रहे, जो भी मेरे लोगों के साथ इंटरेक्शन रहे, वो मैंने इस किताब में पेश करने की कोशिश की है। चाहे वो साल 2014 का आखिरी विधानसभा चुनाव हो, इसके बाद 2019 में जो पुलवामा का हत्याकांड हुआ, जो पुलवामा का आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, और उसके बाद अगस्त 2019 में एक बहुत बड़ी जो ऐतिहासिक घटना घटी, अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की। तो जब ये अनुच्छेद 370 हटाया गया तो उस दौरान मैं वहाँ कश्मीर में ही था और वहाँ पर कई दिनों तक मैंने व्यापक रिपोर्टिंग की और जो कुछ भी वहाँ पर मैंने देखा, जो कुछ भी महसूस किया, उसको मैंने अपनी इस किताब में डॉक्यूमेंट किया है और उसको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि आखिर वहाँ पर माहौल क्या था, जो कुछ भी मैंने महसूस किया। और यही नहीं, उसके बाद मैं फिर से कश्मीर गया करीब 2 साल के बाद और ये जानने की कोशिश की, इस बात को पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर अब कश्मीर किस तरह से बदल रहा है। और वो जो घटना हुई थी 5 अगस्त 2019 को, वो सिर्फ आर्टिकल 370 को हटाए जाने की नहीं थी, उसके साथ में और भी 2 बड़े डेवलपमेंट हुए थे। एक डेवलपमेंट ये हुआ था कि जम्मू कश्मीर, जो कि एक राज्य था, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। लद्दाख अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग। तो ये एक घटना थी और इसके बाद तीसरी जो घटना हुई वो ये थी कि इनको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, राज्य का दर्जा इनसे ले लिया गया। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी होगी लेकिन उसके पास लेजिस्लेचर नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर विधानसभा नहीं होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर भले ही यूनियन टेरिटरी रहेगी लेकिन उसके पास में एक विधानसभा होगी और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। और 2014 के बाद करीब अब 10 साल का वक्त होने आ रहा है जब वहाँ पर चुनाव होंगे। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में हर 6 साल के बाद चुनाव हुआ करते थे, जैसे कि भारत के तमाम हिस्सों में 5 साल में चुनाव होते थे, जम्मू कश्मीर में 6 साल में चुनाव हुआ करते थे। चूँकि जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर को देके रखा गया था, उस वजह से उसमें एक प्रावधान ये भी था कि वहाँ पर हर 6 साल में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। तो इस किताब के ज़रिए मैंने ये जानने की कोशिश की है कि 2019 की इन घटनाओं के बाद अब कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, जो तमाम नई पार्टियां वहां पर उभर कर आ रही हैं, उनका क्या रुख है, वहां का पॉलिटिकल डिस्कोर्स अब किस तरह से आगे बढ़ रहा है। जो तमाम पार्टियां थी, जो गुपकार अलायंस एक बनाया गया था 2019 के वक्त में ही, वो अलायंस कितना मजबूत है और क्या वो इफ़ेक्टिव रहेगा, कितना आगे चल पाएगा। जो तमाम पार्टियां थी, चाहे वो पीडीपी हो,
या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और जो दूसरी पार्टियां थी, इन पार्टियों ने मिलकर जो गुप्तकार अलायंस बनाया था, वो गुप्तकार अलायंस जो है कितना प्रभावी होगा। और जो कई पार्टियां आई हैं वो प्रो सेंटर मानी जा रही हैं, कुछ को बीजेपी से भी परहेज नहीं है, तो उन पार्टियों को भी टटोला है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा इशू है। अब 370 को हटाए जाने के बाद वहाँ के कश्मीरी पंडित क्या महसूस कर रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि अब वापस जो लोग विस्थापित हुए हैं उन लोगों को वापस वहाँ पर बसाया जाएगा? और जो लोग पहले से ही कश्मीर में रह रहे थे, ऐसे कश्मीरी पंडित, वो क्या महसूस कर रहे हैं? उनसे बात करने की कोशिश की है। और इसके अलावा आतंकवाद को भी टच किया है कि आतंकवाद अब पहले से कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो इस सवाल पर भी काफ़ी व्यापक रूप से मैंने इस किताब में लिखा है कि 370 हटने के बाद क्या कश्मीर में खून खराबा कम हुआ है। इन तमाम बातों पर वहाँ का जो है ट्रेड एंड कॉमर्स अब किस तरह से प्रभावित हुआ है, उसके बारे में लिखा है। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, वहाँ का पर्यटन उद्योग, वो अब क्या दिशा ले रहा है, वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और सबसे अहम बात कि 2019 में जब ये 370 हटाई गई धारा, तो उसके कुछ वक्त बाद ही, चंद महीनों बाद ही लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था कोविड के चलते देश में। तो उस दौरान कश्मीर की क्या हालत हुई थी, उस दौरान कश्मीरियों पर क्या कुछ गुजरी थी। इसके अलावा अब कश्मीर में एक बात चल रही है कि ट्राइफर्केशन हो, यानी कि जम्मू को भी अलग कर दिया जाए, कश्मीर अलग हो जाए, जम्मू अलग हो जाए, जैसे लद्दाख अलग हुआ है। तो वो कितना संभव है? और एक मांग हो रही है स्टेटहुड लौटाने की, कि फिर से एक बार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। तो उसको लेकर क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम बातों को मैंने अपनी इस किताब में टटोलने की कोशिश की है। तो अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं, कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि कश्मीर में 370 हटाए जाने के ठीक पहले क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा था और अब कश्मीर क्या शक्ल सूरत अख्तियार कर रहा है, तो फिर इस किताब को ज़रूर पढ़ें। लाल बर्फाचे खोरे, ये मेरे दोस्त पराग पोद्दार ने इसको अनुवाद किया है अंग्रेजी से, और मेहता पब्लिशिंग हाउस ने इसको प्रकाशित किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये किताब मराठी में सामने आई है। तो मुझे उम्मीद है कि इस किताब को आप पढ़ेंगे और किताब की सामग्री आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।